हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड इससे पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं। टोटल ये सीरीज़ चलाई गई है 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उनका फोल्डर बना दिया गया है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के नाम से। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मेंबरशिप की क्लासेस को लेकर, जो कि बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी को लेकर चलाई गई है। बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी एग्ज़ाम जितने भी आप में से लोग देने वाले हैं, वे सभी मेंबरशिप ज्वाइन कर ले। इन क्लासेस में जो होने वाली हैं उनमें टोटल 1000 प्रश्नों को कराया जाएगा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, नोट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। पीडीएफ के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास रहने वाली है एंड याद रखिएगा 1 मई से ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और वैलिडिटी इसकी 1 मंथ रहने वाली है। जैसा कि आपसे कहा गया था, पहले भी क्लासेस में बताया गया था कि कम से कम फ़ीस रखी जाएगी। 599 रुपीज़ यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, 599 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं मेंबरशिप की क्लासेस के लिए। एंड ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस वही देख पाएंगे जिन्होंने मेंबरशिप ली है। सब इन क्लासेस को नहीं देख पाएंगे, नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। ये वही ज्वाइन कर पाएंगे, वही देख पाएंगे जिन्होंने मेंबरशिप ली होगी। ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना कहलाता है? बहुल भूमिका, भूमिका संकुल, परिस्थिति संकुल या फिर गतिशील भूमिका? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा? एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना कहलाता है। बहुल भूमिका, भूमिका सकुल, परिस्थिति सकुल, गतिशील भूमिका दिया गया है और यहाँ पर सही हो जाएगा भूमिका सकुल। और भूमिका सकुल यानी कि रोल सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? रॉबर्ट किंग मर्टन का है। किसने दिया है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने दिया है। ये अवधारणा मर्टन की है। किसकी है? मर्टन की है। ये अवधारणा मर्टन ने दी है। जब एक ही परिस्थिति से कई सारी भूमिकाएं की जाती हैं, भूमिकाओं का निर्वहन व्यक्ति करता है, तो उसे हम रोल सेट कहते हैं, भूमिका सकुल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई डॉक्टर है, वो मरीज़ों का इलाज भी करता है। ठीक है, नर्सों को क्या करता है? गाइड भी करता है। ठीक है, और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे दवाइयों से संबंधित जो जानकारी होती है उनको भी लेता है। ठीक है, ये सारे वो ड्यूटीज़ जो कर रहा है, भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है, वो एक ही परिस्थिति पर रह करके कर रहा है। इसे ही हम रोल सेट कहते हैं, भूमिका सकुल कहते हैं और ये अवधारणा रॉबर्ट किंग मर्टन की है। मल्टीपल रोल की बात की जाए तो ये जो मल्टीपल रोल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुल भूमिका, ये भी अवधारणा रॉबर्ट किंग मर्टन की है। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन की है। अब देखिए, व्यक्ति की सिर्फ एकमात्र ही परिस्थिति नहीं होती है। ठीक है, कुछ परिस्थितियाँ व्यक्ति जन्म से लेता है, जैसे कि जाति, एज, जेंडर। ठीक है, ये व्यक्ति को जन्म से ही मिल रही हैं। और कुछ व्यक्ति को क्या होती हैं? अपनी योग्यताओं, कुशलता से
प्राप्त करता है, ठीक है। किसी का वो भाई होता है, प्रदत्त परिस्थिति में देखे पुत्र होता है, उससे संबंधित जो भूमिकाएं हैं, कुछ भूमिकाएं जो कुछ परिस्थितियां जो होती हैं व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। तो इन सभी जो परिस्थितियां हैं उनसे संबंधित जो भूमिकाएं होती हैं वो बहुल भूमिकाएं कहलाती हैं। तो यह अवधारणा भी किसकी है? रॉबर्ट किंग मर्टन की है, ठीक है। परिस्थिति सकुल यानी स्टेटस सेट, ये भी कॉन्सेप्ट किसका है? मर्टन का है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और परिस्थिति की बात की जाए, स्टेटस एंड रोल की, इससे संबंधित क्लासेस ली जा चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको स्टेटस एंड रोल के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, सारी क्लासेस वहाँ पर ली गई हैं। अब डायरेक्टली इस तरीके से नहीं पूछा जाता है कि बहुल भूमिका की अवधारणा किसने दी, भूमिका सकुल की अवधारणा किसने दी है। देखिए जैसे प्रश्न देख रहे हैं आप, इसी तरीके से प्रश्न दे दिया जाता है, कथन दे दिया जाता है, उसमें से पहचानने को पूछा जाता है। और कॉन्सेप्ट इसके लिए आपका क्लियर होना चाहिए। बात की जाए परिस्थिति भूमिका की, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने वर्णन किया? तो रॉल्फ लिंटन ने किया था। किस पुस्तक में इन्होंने बात की? द स्टडी ऑफ मैन में बात की थी। परिस्थिति के इन्होंने लिंटन ने 2 प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है लेवेरेट का अर्थ होता है, ऑप्शंस दिए गए हैं, पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी की बहन से विवाह करना, पत्नी की मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति का पत्नी की बहन से विवाह करना, किसी महिला का पति के जीवित होते हुए पति के भाई से विवाह करना, या फिर किसी महिला के पति की मृत्यु के पश्चात पति के भाई से विवाह करना। लेवेरेट को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या होगा सही? विकल्प डी होगा। कोई स्त्री है जिसके पति की मृत्यु हो गई है और उसके मृत पति के जब भाई से विवाह होता है तो यह लेवेरेट प्रथा कहलाती है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर अगर उस मृत पति के बड़े भाई के साथ विवाह उस स्त्री का हो रहा है, उस विधवा स्त्री का हो रहा है, तो यह विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। अगर भाई छोटा है, छोटे भाई के साथ विवाह हो रहा है उस स्त्री का, विधवा स्त्री का, तो ये विवाह देवर विवाह कहलाएगा, ठीक है। डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है किस विद्वान का कहना है कि स्त्रीकरण एक वैदिक प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण अवैदिक प्रक्रिया है? ओल्सन, टॉलकेट पार्सन, न्यूमेयर, ऑर्गबन एंड निमकॉफ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसका कहना है कि स्त्रीकरण एक वैदिक प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण अवैदिक प्रक्रिया है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने दिया था, और यहाँ पर ओल्सन होगा, ठीक है। स्त्रीकरण एक वैदिक प्रक्रिया जबकि विभेदीकरण अवैदिक प्रक्रिया है, ये ओल्सन का कहना है। प्रश्न है सोरोकिन तथा वेबर ने स्त्रीकरण के किस आधार का उल्लेख किया है? आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक या फिर उपयुक्त सभी? सोरोकिन तथा वेबर ने स्त्रीकरण के किस आधार का उल्लेख किया है? आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक या फिर उपयुक्त सभी? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है? मार्क्सवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत या फिर मध्य अभिसीमा का सिद्धांत? राइट आंसर यहाँ पर प्रकार्यात्मक सिद्धांत हो जाएगा। और सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने दिया था, जिसकी आलोचना ट्यूमेन के द्वारा की गई थी। प्रश्न है यहाँ पर जाति उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं, किसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है बताइए देखकर। जाति उत्पत्ति का अगर धार्मिक सिद्धांत की बात की जाए तो ये होकार्ट एंड सेनाट ने दिया है, ठीक है। होकार्ट एंड सेनाट ने दिया है। आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत जाति उत्पत्ति का ये हट्टन के द्वारा दिया गया है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत घुरिये या अबे डुबाई के द्वारा दिया गया है। और जो व्यावसायिक सिद्धांत है वो नेस्फेल्ड के द्वारा दिया गया है। विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा सही, ठीक है। बी यहाँ पर सही होगा। कास्ट सिस्टम की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी? जी.एस. घुरिये ने की थी। अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में इन्होंने जाति व्यवस्था की सबसे पहले बात की थी।
और जाति व्यवस्था से संबंधित इन्होंने 6 मुख्य विशेषताएं भी बताई थी। इसके अलावा इन्होंने जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अंतर विवाह को बताया था और जाति व्यवस्था का अंत करने के लिए इन्होंने अंतर जाति विवाह को उस प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसा इनका विचार था। अब यहाँ पर कथन कारण दिए गए हैं। जाति एक बंद वर्ग है, कारण कोई भी खुला वर्ग जाति नहीं हो सकता। कथन क्या कह रहा है? जाति एक बंद वर्ग है और कोई भी खुला वर्ग जाति नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा? कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपर्युक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट मिल्स। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपर्युक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? यहाँ पर हो जाएगा मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय की अगर बात की जाए तो समुदाय का जो विकास होता है वह स्वतः विकास होता है। एक निश्चित भूभाग होता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, अनिवार्य सदस्यता इसमें होती है। विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। यहाँ पर क्या दिया गया है? संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा की रचना मैसूर के रामपुरा नामक गांव के दौरान की गई। संस्कृतिकरण समाज के अर्थात स्थानीय प्रभु जाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन है। उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा बताइए? संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवधारणा है जिससे संबंधित प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपसे कई बार कहा भी जाता रहा है, इस पर क्लासेस ली जा चुकी हैं। आपको देखना है, फोल्डर है एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। अब डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है बल्कि उसके फैक्ट्स दे दिए जाते हैं। कॉन्सेप्ट इसके लिए क्लियर होना चाहिए और अन्य समाजशास्त्रियों का क्या विचार रहा है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। और एम.एन. श्रीनिवास ने किस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात की थी? तो पुस्तक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में दिया था। ठीक है, और इनकी बात की जाए, इनकी अन्य अवधारणाओं की संस्कृतिकरण के अलावा एम.एन. श्रीनिवास की, तो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट भी है। पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, गिलिन एंड गिलिन, एम.एन. श्रीनिवास। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएगी। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर सही है। रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए तो इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने किसकी अवधारणा दी थी? कृषक समाज की अवधारणा दी थी। और न केवल कृषक समाज बल्कि लघु समुदाय, लोक समाज और लोक संस्कृति की भी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को अविशिष्ट समाज कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अविशिष्ट समाज कृषक को किसने कहा? कृषक समाज को अविशिष्ट समाज किसने कहा है? अविशिष्ट समाज किसने कहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं, यानी कि जब हम ग्रामीण समाज से जनजातीय समाज को अलग कर देते हैं, तो जो बचा हुआ शेष भूभाग होता है उसे ही हम कृषक समाज कहते हैं। ठीक है, उसे ही कृषक समाज कहा जाता है। ये इनका कॉन्सेप्ट था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह किस समाजशास्त्री का मत है कि जब आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन आता है तो समस्त समाज एवं संस्कृति में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि वे ही समाज एवं संस्कृति की आधारशिला हैं? बोटोमोर, मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा?
कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। कार्ल मार्क्स का कहना था कि अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। आर्थिक संरचना में जब परिवर्तन आता है तब यह परिवर्तन सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन लेकर आता है, समाज में भी यह परिवर्तन लेकर आता है। अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ये कार्ल मार्क्स का कहना था। संरचना के दो प्रकार, अधोसंरचना और अधिसंरचना, मार्क्स ने बताए थे। मार्क्स को पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, जिसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इनसे संबंधित प्रश्न आपको समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। मार्क्स की अगर अवधारणाओं की बात की जाए तो स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा है। इसके अलावा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है? उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। मार्क्स, चार्ल्स मेटकॉफ, एडी रॉस, डी.एन. मजूमदार यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है, उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। ये किसका कहना है? चार्ल्स मेटकॉफ का कहना है। बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज के लिए पूर्वापेक्षित नहीं है? वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की एक आर्थिक व्यवस्था, नवीन संतति के समाजीकरण की व्यवस्था, संचार व्यवस्था या फिर निश्चित परिसीमा? संचार व्यवस्था होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किससे मिलजुल कर समुदाय बनता है? भारतीय मूल के निवासी, इलाहाबाद के रहने वाले बंगाली ब्राह्मण, भारतीय समाज या फिर व्यापार संघ आंदोलन? समुदाय का निर्माण इनमें से किससे हुआ? तो यहाँ पर क्या होगा? इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह एक अंतर्विवाही समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। इस समूह को कहा जाता है जनजाति, बंध, जाति या फिर संपदा? सही क्या हो जाएगा? जाति होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? अब जनजाति समाज की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए, जनजाति समाज ट्राइबल सोसाइटीज को कंप्लीट कराया जा चुका है। और नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उपवन का कॉन्सेप्ट किसका था? वेरियर एल्विन का था। सी यहाँ पर राइट होगा। वेरियर एल्विन द्वारा उस समय जो जनजातियों की समस्याएं थीं उनको दूर करने के लिए जो नीतियाँ लाई जा रही थी, वेरियर एल्विन द्वारा नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया गया था। जी.एस. घुरिये ने आत्मसातकरण की नीति दी थी। ठीक है, और जनजाति को पिछड़े हिंदू घुरिये द्वारा कहा गया था कि जनजाति पिछड़े हिंदू हैं और इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मसातकरण की नीति का सुझाव जी.एस. घुरिये ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एच.एस. बेकर द्वारा विचलनकारी व्यवहार संबंधी अध्ययन के लिए प्रयुक्त जो परिप्रेक्ष्य है उसे क्या कहा जाता है? संरचनावादी, प्रकारवादी, अंतःक्रियावादी या फिर अपराध शास्त्री? बेकर ने विचलनकारी व्यवहार संबंधी अध्ययन के लिए इनमें से किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? अंतरक्रियावादी। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्णायक है? आयु और लिंग अनुपात, प्रजनन और मृत्यु दर, परिस्थिति और भूमिका, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष? सामाजिक संरचना का निर्णायक पूछा जा रहा है। यहाँ पर स्टेटस एंड रोल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। लिंग, आयु और लिंग, आयु और जाति ये किसके उदाहरण के अंतर्गत आएंगे? अर्जित परिस्थिति में, प्रदत्त परिस्थिति में, जैविक परिस्थिति में या फिर सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत? अभी आपको बताया गया स्टेटस एंड रोल के बारे में जब बताया जा रहा था। सबसे पहले स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति भूमिका की बात रॉल्फ लिंटन ने की थी, जिसमें परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे लिंटन ने। प्रदत्त परिस्थिति जो कि व्यक्ति को जन्म से मिलती है, जैसे कि आयु, जाति, लिंग, और दूसरी ओर
अर्जित प्रस्तुति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। आयु, लिंग, जाति ये अर्जित प्रस्तुति के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा धर्म विश्वासों और आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, जेम्स फ्रेजर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। धर्म विश्वासों और आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है, या किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम की बात की जाए तो दुर्खीम ने अपना जब धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, सिद्धांत देने से पहले धर्म की उत्पत्ति से संबंधित जैसे कि मैक्स मूलर का जो सिद्धांत था, टाइलर का सिद्धांत था, इन सभी का खंडन करते हुए अपना धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। प्रश्न पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किसने कहा, किसने किया, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को किसने बताया, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत किसका रहा है, तो ये दुर्खीम ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है? IP देसाई, GS घुरिये, PN प्रभु, KM कपाड़िया। हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की बात इनमें से किसने की है? यहाँ पर सही क्या होगा? KM कपाड़िया होगा। KM कपाड़िया ने हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार बताया था। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्होंने हिंदू विवाह के ये 3 उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, धर्म, प्रजा और रति। प्रश्न है, अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध कहलाता है, यह किससे संबंधित है? हेनरी मैन, वेस्टरमार्क, मैक्स वेबर, OC कॉक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध कहलाता है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही हो जाएगा वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, यह कथन किस विद्वान का है? स्पेंगलर, टॉयनबी, कॉल मैनहीम, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, यह किसका कहना है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है और यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के 2 छोर के रूप में किसने माना? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, वॉलस्टीन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के 2 छोर के रूप में किसने माना? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, वॉलस्टीन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही हो जाएगा मर्टन। ठीक है, मर्टन सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? रेमंड एरा, बर्नार्ड रोजनबर्ग, PN प्रभु, जेम्स फ्रेजर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कॉमन सोशियोलॉजी रेमंड एरा की हो जाएगी। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए PA सोरोकिन ने निम्न में से किन मानदंडों को अपनाया था? व्यवसाय, अंतरक्रिया की व्यवस्था, विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता, इन मानदंडों को अपनाया था सोरोकिन ने। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं? किंग्सले डेविस, डेनियल बेल, KC जकारिया या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, इनमें से किसका कहना है कि भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? किंग्सले डेविस।
किंग्सले डेविस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। किंग्सले डेविस ने अपने सभी अध्ययनों में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव का यूज़ किया था, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था अपने सभी अध्ययनों में। किंग्सले डेविस ने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत। इनके सिद्धांत की ट्यूमेन द्वारा आलोचना भी की गई है और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। प्रश्न है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक किसकी है? मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, टाइलर आर.के. मर्टन। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है बताइए। सोशियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उन्हें कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ से उन सारी बुक्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन हो जाएगी मैक्स वेबर की। अन्य पुस्तकों के बारे में बात की जाए मैक्स वेबर की तो द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है। इसके अलावा इकोनॉमी एंड सोसाइटी भी एक पुस्तक इनकी है, ठीक है। द सिटी भी इनकी पुस्तक है और द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वेबर की, जिसमें उन्होंने सोशल एक्शन की बात की थी। इसके अलावा द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस ये भी मैक्स वेबर द्वारा दी गई है, ठीक है। ये सारी इनकी बुक्स हैं मैक्स वेबर की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है या कहना है। रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, ग्रीन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं तो वे बनाते हैं एक समाज, एक संस्था, एक संघ, एक युग्मीय समूह। जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं तो वे किसका निर्माण करते हैं? एक युग्मीय समूह का, एक समूह का निर्माण करते हैं। डी यहाँ पर राइट होगा। और सोशल ग्रुप, इस पर पूरी क्लासेस ली जा चुकी हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा की बात की जाए तो प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? C.H. कूले ने दी थी। व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन जिनके मध्य आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध व संयोग पाया जाता है उसे कूले ने प्राथमिक समूह कहा था। और प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण दिए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह, ठीक है। ये 3 उदाहरण किसने दिए थे? चार्ल्स कूले ने दिए थे। इसके अलावा अर्ध प्राथमिक समूह की भी अवधारणा C.H. कूले के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।